अब है हमारा 7वां नंबर और 7वां नंबर है, कौन सी जगह है जहां बच्चा संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका में परिभाषित किया था। मतलब कहने का क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए किस जगह पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सही ढंग से हो पाता है। ठीक है, तो है सभागार, घर, खेल का मैदान, स्कूल और कक्षाई वातावरण या कक्षा का वातावरण। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, यह इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, कट गया है, ठीक ना। ये ऑप्शन इन्वायरमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा ठीक है, अब हिंदी वाले अब दोनों देख लीजिए आप लोग, आप सभी। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। समय है 1 मिनट। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा डी, जो इन्वायरमेंट, जो क्लास है और क्लास का जो इन्वायरमेंट है, विद्यालय जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शिक्षक मौजूद होते हैं, उन्हें उनकी गलतियों पर समझाते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में सामंजस्य के लिए प्रेरित करते हैं, समस्या समाधान के कौशल उनमें विकसित किए जाते हैं और समस्या समाधान करने के लिए वैसी परिस्थिति उनके सामने प्रकट की जाती है। और बच्चे खास करके जो जीन पियाजे कहते भी हैं कि बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो कैसे करते हैं? लोगों से सीखते हैं, देखते हैं, तभी ना। तो विद्यालय में उसे नया माहौल मिलता है, विद्यालय वातावरण में वो नई नई चीज़ों को देखते हैं और उसी से वो नया ज्ञान अपने अंदर जो है कि ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका 7 का, कौन सी जगह जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका में परिभाषित किया जाता है, या बच्चे में संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होता है, अच्छे तरीके से होता है। अब है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को पहले बता दिए हैं पिछली वीडियो में, और उस वीडियो को हम काट दिए हैं, ठीक ना। तो उस वीडियो में हम अच्छे से इसका आंसर बता भी दिए हैं। अब अच्छे से इसको देखिए, क्वेश्चन में ही वो आंसर आया था। चरण, जिसमें एक बच्चे की वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप में जानने की क्षमता, जानना शुरू कर देता है। पूर्व परिचालन चरण, कंक्रीट परिचालन चरण, सेंसरी मोटर चरण, औपचारिक परिचालन चरण। तो अब इंग्लिश में भी लगभग यही नाम होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। हम बता दिए थे, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यही क्वेश्चन का 6 नंबर से पहले का क्वेश्चन बता दिए। तो आंसर के लिए आप समय मिलता है आप लोगों को 54 पे, बताइए। चलिए, इसका आंसर है आप लोगों को 8 नंबर का बी है, जो कंक्रीट ऑपरेशनल है, पूर्व ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये इसका आंसर है, जिसकी अवधि 7 से 11 वर्ष है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक ना। इसमें होता क्या है, बच्चा बेसिकली लॉजिकली रूप में आ जाता है, लॉजिकली वो थिंक करने लगता है, तर्क देने लगता है। और इससे पहले जो है प्री ऑपरेशनल, वो तर्क से पहले की अवस्था है ना। इसमें बच्चे में कंजर्वेशन का भी गुण आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आप सभी एक एक शब्द सुनिएगा। हम क्वेश्चन ज़रूर है ये 15, भले समय भी लग जाए, ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं डिटेल्ड जाने की, क्योंकि ये वीडियो डिटेल्ड है। मतलब जो प्रश्न है उस पर हम सभी व्याख्या करते हुए सीखेंगे, सीखना ही है, कौन सी बड़ी बात है। और एक बात, जिनको ये वीडियो ज़्यादा समय लगता है तो वो क्या कीजिए, यहाँ पर एक 3 डॉट आपको मिल रहा है, यहाँ पर जा कर के आप एक काम करिएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक फास्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, प्लेबैक। तो आप 1.5 गुना 1.25 भी ऑप्शन रहता है, 1.5 रहता है, 1.75, 1.2। तो आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको समझ में आया वैसा आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा कितना नंबर हुआ है, अच्छा 9 नंबर में है हम सभी। बताइए, 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों से संबंधित नहीं है। सोशल, साइको सोशल जो नीड्स है उससे रिलेटेड नहीं है। कौन सा, देखिए अच्छे से, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द
सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब समय दे देते हैं आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब हम अगर ज़्यादा समय लेंगे तो फिर हो क्या जाएगा कि वीडियो लंबा होता जाएगा, देखने में आप बोर होते जाएंगे। तो अच्छे से अब हम इसके आंसर पर आते हैं। 9 नंबर हमारा, सबसे पहले देखिए एक एक को हम अच्छे से व्याख्या करेंगे। साथ की आवश्यकता, हमारे जो साथी है, ये पीयर ग्रुप है, वो सामाजिकरण जो फैक्टर है या फिर सोशल से ही, सोसाइटी से ही हमारे आता है। प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन है ना, प्रशंसा कौन करता है? समाज का ही व्यक्ति करता है, परिवार के ही लोग करते हैं। भावनात्मक सुरक्षा की ज़रूरत, ये भी कहाँ से आता है? हमारा जो इमोशनल कंट्रोल है वो कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी से ही आ रहा है, फैमिली से ही आ रहा है, उसी पर हम अपना सोसाइटी जो इमोशनल कंट्रोल दिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और वैसे भी आप देख लीजिए ना, सीधा सा बात है, जो शरीर से अपशिष्ट उत्पाद की नियमित उन्मूलन है, जो कहने का जो हमारा शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं सोसाइटी से हमारे। ठीक ना, तो यही हो जाएगा आंसर 9 का ए। ठीक, अब आगे हम सभी बढ़ते हैं। आगे हमारा 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? 15 सवाल है, 5 सवाल और बचे हुए हैं। अगर आप सभी चाहते हैं सिर्फ आंसर की ही बात रहती तो कोई दिक्कत ना आते, टिक लगा के चले जाते। हम एक एक आंसर पर अच्छे से डिटेल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते चलिए। सीखना चाहते हैं तो कुछ तो ज़िंदगी में तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, 10 PDF भी तो नाटक करता है। ठीक है, अब अच्छे से हम सभी 10 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मकता जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसको बढ़ावा देगा? क्या है? स्कूली जीवन की शुरुआत से ही हम उपलब्धि पर, अचीवमेंट पर जोर देंगे। बच्चे को बोलेंगे तुम हम समझाएंगे नहीं, पहले हम बोलेंगे वरना चौपट हो जाएगा। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को कोचिंग पर, छात्रों की अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक शिक्षण मूल्य पर, सवाल करने और हर शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभा के पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने से। अब आगे अब इंग्लिश वाले भी देख लीजिए अच्छे से, जिनका इंग्लिश है। Which of the following will foster creativity among the learners? ठीक ना, अब आगे आप अच्छे से पढ़िए जिनका है। अब दोनों पर आते हैं। है क्या, ज़्यादातर जो है ना हिंदी वाले लोग ही हैं, हिंदी लैंग्वेज वाले। अब ठीक है, दोनों पढ़ लीजिए, फिर आप लोगों को एक हम समय दे देते हैं फिर से। 05। चलिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा डी। अब अच्छे से इसको समझते हैं कैसे डी है। सबसे पहले क्या है, इस विद्यार्थियों को हम जो कंस्ट्रक्टिविज्म उसमें डेवलप करेंगे, रचनात्मकता डेवलप करेंगे, तो यदि हम आप उपलब्धि पर जोर दे दिए बच्चा सीमित हो जाएगा। ठीक, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बच्चों को कोचिंग करा दिए, वहाँ भी बच्चा सीमित हो जाएगा, वो नया ज्ञान नहीं निर्माण कर पाएगा। ठीक, छात्रों को जो शिक्षा के व्यवहारिक शिक्षण मूल्य है, मतलब जो हम शिक्षण करा रहे हैं उसका उपयोग व्यवहारिक जीवन में हम दिखाएंगे बच्चे को, तो ये भी रचनात्मकता नहीं दिखाएगा। बच्चा क्या करेगा? नया ज्ञान खुद निर्माण करना चाहिए, तो इसलिए इसके लिए क्या करेगा? वो सवाल करेगा और हर शिक्षार्थी जो सवाल करेगा तो उसको संतुष्ट करने का जो उपयुक्त अवसर शिक्षक प्रदान करे, यही बच्चों में रचनात्मकता को जोड़ देगा। क्योंकि तभी वो ज्ञान निर्माण करेगा ना, जब वो नया ज्ञान सीखेगा। नया ज्ञान कहाँ से सीखेगा? हम अभी बताए थे, पीयर ग्रुप, वो पीयर ग्रुप हो जाए या फिर अपना जो विद्यालय हो जाए, सोसाइटी हो जाए, लोग हो जाएगा, उन्हीं सब से वो नया ज्ञान सीखेगा, है ना। तो इसका आंसर डी है। अब है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर है माइंड मैपिंग, जो है कि संदर्भित करता है, माइंड मैपिंग संदर्भित करता है एक मन की तस्वीर को खींचने के लिए, एक मन की तस्वीर खींचने में, विचारों और अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए ग्राफिकल तरीका, तकनीकी समझ को बढ़ाने के लिए, साहसिक कार्य के लिए, एक योजना के लिए। अब इंग्लिश वाले अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अपने से पढ़िए। माइंड मैपिंग रेफर्स टू, अच्छे से पढ़िए।
ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब फिर समय दे देते हैं आप लोगों को, 10 सेकंड का ही समय देंगे हम। आंसर दीजिए आप सभी। आप सभी वीडियो देख कर रोक करके पॉज कर करके अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। अब इसका आंसर है, हम सभी अब इसका आंसर देखते हैं। 11 नंबर, ओहो 11 नंबर, माइंड मैपिंग जो संदर्भित करता है वो विचारों और अवधारणाओं का वर्णन करने का एक ग्राफिकल टूल होता है, एक ग्राफिकल तरीका होता है जिसके द्वारा हम अपने माइंड मैपिंग को संदर्भित करते हैं, ठीक है। अब है 11 नंबर के बाद हमारा, अच्छा 12 नंबर। अभी तक किसके कितने मार्क्स आए, अच्छे से गौर कीजिएगा। फिर है एक युवा बच्चा अतीत में की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के लिए प्रतिक्रिया करता है। इससे संबंधित है अधिगम के मनोदृष्टि के सिद्धांत, अधिगम के तत्परता के सिद्धांत, अधिगम के सादृश्य के सिद्धांत, अधिगम के प्रभाव के सिद्धांत, ठीक है। अधिगम के प्रभाव के सिद्धांत ये जो है कि थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक ना। अच्छे से देखिए। अब इंग्लिश वाले भी अच्छे से पहले देख लीजिए, फिर दोनों को एक करेंगे। पहले अच्छे से आप पढ़िए इंग्लिश वाले। ये भी वीडियो लगता है लंबा जा रहा है, अब थोड़ा फास्ट में हमको खींचना पड़ेगा, आप रोक के अपना पढ़िएगा। तो इसका आंसर है अधिगम के सादृश्य के सिद्धांत, ठीक है। जो बच्चा पास्ट और प्रेजेंट का मिला लेता है, तब वो जो सामंजस्य स्थापित करता है या फिर नई जो हमारी परिस्थिति है उसके प्रति प्रतिक्रियाएं करता है, तो ये अधिगम के सादृश्य के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। एनालॉजिकल या तार्किक कह लेंगे उसको। अब ठीक है, 13 नंबर है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए अच्छा तरीका क्या है। मतलब अभी हम क्वेश्चन समझाएंगे नहीं, वरना फिर आंसर फटाक से आ जाएगा। इंग्लिश वाले देख लीजिए, अब इसको रोक करके आप देख लीजिएगा, हम यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर है आपको डी, सॉरी सी है आंसर। इसका आंसर है सी। मतलब विशेष रूप हम जो बच्चे को पढ़ाएंगे, पढ़ाते वक्त जो कठिनाई आएगी उसको दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, क्या क्या हम कर सकते हैं। TLM चेंज करेंगे, शिक्षण विधि चेंज करेंगे, अच्छे से समझिए। तो बदलाव किसमें किया जा सकता है। शैक्षिक विकलांगता के लिए शिक्षण विधियों की एक अनुकूलन किस्म, अनुकूलन किस्म कहने का अर्थ है जब हम पढ़ा रहे हैं उस बीच में परेशानी आती है तो हम शिक्षण विधि में बदलाव करेंगे, TLMs में बदलाव करेंगे, बच्चों के अकॉर्डिंग लाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी है। अब आगे हम सभी देखते हैं 14 नंबर। 14 एक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता क्या है, अच्छा बाद में इसको अच्छे से समझेंगे, अभी हम बोलेंगे तो फिर चौपट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से इंग्लिश वाले पॉज कीजिए, अपना पढ़िए, उसके बाद फिर आप आंसर दीजिए। तो अब समय मिलता है 57 पे। चलिए अब क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, फिर आप तब तक आंसर हो सकता है आपका आ जाए। विशेष आवश्यकता वाली कहने का मतलब, विशेष आवश्यकता एक देखिए, हमारे घर में विशेष कौन कहलाता है, मेहमान जो हमारे घर में आते हैं, गेस्ट्स, वो हमारे लिए विशेष होते हैं ना। तो हम विशेष के लिए क्या करते हैं, विशेष आवश्यकता, विशेष उनके लिए व्यवस्था करते हैं ना, विशेष व्यवस्था। मतलब अगर गेस्ट आते हैं तो उनके लिए अच्छा फूड लाते हैं, अच्छे घर को सजा लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं। तो बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समझा रहे हैं कि कौन है, जिनको विशेष आवश्यकता की, विशेष साधनों की आवश्यकता होती है, वही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। जिनको विशेष साधनों की आवश्यकता होती है उनको, वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले कहलाते हैं। और इनको कैसे पढ़ाना चाहिए, अन्य बच्चों की तरह साथ में पढ़ाना चाहिए। इसके लिए भी 4 प्रकार की शिक्षण प्रणाली है, लेकिन वो जानना अभी बेहतर नहीं है। एक सामान्य, विशेष, एकीकृत और इंक्लूसिव, जो समावेशी शिक्षण प्रणाली है। देख लीजिए, लिख ही देते हैं हम। सामान्य शिक्षण प्रणाली,
विशेष शिक्षा प्रणाली, एकीकृत शिक्षा प्रणाली, यहाँ लिख देते हैं एकीकृत शिक्षा प्रणाली, फिर है समावेशी शिक्षण प्रणाली, समावेशी शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो अब इसमें है जो बच्चे को पढ़ाना है अन्य बच्चों के साथ, ये आ जाता है आपको समावेशी शिक्षा। और इसके अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ ही बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण जो पढ़ेंगे वो बच्चों का अधिकार है, मतलब कि वो भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ें, ये बच्चे का अधिकार है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अच्छे से जानते हैं। लास्ट है क्वेश्चन 15 नंबर, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन है डिसलेक्सिया के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये कैसा विकार है। देख लीजिए इंग्लिश वाले, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, क्या हो जाएगा, अच्छे से देखिए और आंसर कीजिए। चलिए, हो गया समय आपका। ये है पठन विकार से संबंधित। ठीक है, 4 प्रकार, 4 बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम कुछ लिख रहे हैं, उसको अच्छे से समझिए। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है किससे रिलेटेड है, रीडिंग डिसऑर्डर मतलब पठन विकार। डिसग्राफिया, अभी जो हम बता रहे हैं उसको अच्छे से समझिए बस। डिसग्राफिया जो हमारा राइटिंग है उससे रिलेटेड, लिखने से। डिस्फेजिया, बोलने से। बस इतना ही आपको आएगा। और एक डिसकैलकुलिया, वो मैथ से रिलेटेड। ये 4 आप याद कर लीजिए। डिस्फेजिया बोलने से, मतलब हम संप्रेषण करेंगे इस दौरान डिस्फेजिया, तो संप्रेषण अगर नहीं कर पाए तो डिस्फेजिया, PH आया मतलब बोलने से। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। फिर एक आ गया डिसकैलकुलिया, वो गणितीय गणनाओं से संबंधित। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।